ये कहानी शुरू होती है 1940 के दशक के आखिरी सालों से। हैदराबाद किंग कोठी पैलेस के एक अंधेरे कमरे में एक छोटी सी लकड़ी की मेज पर दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक पड़ी थी, जैकब डायमंड। यह हीरा कोहिनूर से आकार में लगभग 2 गुना था। इसकी कीमत इतनी थी कि इससे कई छोटे देशों को यूं ही खरीदा जा सकता था। लेकिन इस कमरे का मालिक मीर उस्मान खान, जो हैदराबाद के 7वें निजाम थे, इसे एक मामूली पेपरवेट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उनके पुराने कागज पंखे की हवा से न उड़ जाएं। निजाम एक बहुत ही अजीब इंसान थे। कहने को वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे, जो 1937 में टाइम मैगजीन के कवर पर भी आए थे। उनके पास उनकी अपनी फौज थी, अपनी रेलगाड़ी थी, अपना पोस्ट ऑफिस था, अपनी करेंसी थी, अपना रेडियो स्टेशन था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो आदमी जिसके पास अरबों की दौलत थी, वो फटे हुए मोजे पहनता था, मेहमानों की छोड़ी हुई सिगरेट के टुकड़े पी जाता था और अपनी महंगी रोल्स रॉयस गाड़ियों में कभी कभी कचरा ढुलवाता था। साल 1947 में यह कंजूस और सनकी राजा भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। अगर आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो हैदराबाद रियासत भारत के पेट में फ्रांस देश के बराबर का एक बहुत बड़ा इलाका था। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाली सारी ट्रेनें और सारी सड़कें यहीं से गुजरती थी। अब कल्पना करके देखिए कि अगर हैदराबाद आज एक अलग देश होता तो भारत की स्थिति क्या होती। दिल्ली में बैठे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक रोज नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा था कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह है। अगर इसका ऑपरेशन करके नहीं निकाला गया तो यह पूरे शरीर को खत्म कर देगा। और इसीलिए कहानी हैदराबाद के भारत में विलय होने की है। यह कहानी ऑपरेशन पोलो की है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज से न्यूज बुक पर हिस्ट्री बुक को लेकर हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर इतिहास की कहानियों को हम आपको सुनाएंगे। आज पहली कहानी जो है वो हैदराबाद के भारत में विलय की है। 15 अगस्त साल 1947 जब दिल्ली में आजादी का जश्न मन रहा था, नेहरू भाषण दे रहे थे, तब हैदराबाद में सन्नाटा था। निजाम ने भारत के झंडे को फहराना जुर्म घोषित कर दिया था। निजाम का सपना था एक अलग देश बनाने का, लेकिन निजाम अब बूढ़े हो गए थे। ताकत एक नए, जवान और बेहद खतरनाक आदमी के हाथ में आ चुकी थी। उसका नाम था कासिम रिजवी। कहने को रिजवी एक मामूली वकील था, लेकिन अपनी भड़काऊ बातों से वो पावरफुल बन गया था। निजाम भी उससे डरते थे। रिजवी ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाई थी, जिसे रजाकार कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये वर्दी वाले गुंडे थे। खाकी वर्दी, हाथ में तलवारें, कंधे पर पुरानी बंदूक और जुबान पर नफरत। 1947 के अंत तक इन रजाकारों की गिनती 2 लाख से अधिक हो गई थी। रिजवी ने एक रैली में तलवार लहराते हुए कहा था कि सुन लो दिल्ली वालों, हम सिर्फ हैदराबाद पर राज नहीं करेंगे, हम लाल किले पर भी अपना झंडा फहराएंगे। उस वक्त ये सिर्फ भाषण नहीं था, जंग की धमकी थी। रजाकारों का काम था लोगों को डराना, ताकि कोई भी भारत में मिलने की बात ना करे। बहरानपल्ली एक ऐसा गांव था जिसे रजाकारों के सामने झुकने से मना कर दिया था। गांव वालों ने अपने बचाव के लिए एक ऊंची मचान बनाई थी। जब रजाकार वहां पहुंचे तो गांव वालों ने गुलेल और पत्थरों से मुकाबला किया। गुस्साए रजाकारों ने गांव को घेरा और 90 से ज्यादा लोगों को गोलियां मार दी। औरतों के साथ गलत सलूक किया गया। मैसेज साफ था कि जो भी निजाम के खिलाफ बोलेगा उसका यही हाल किया जाएगा। और ये कहानी और भी आगे चली। रजाकारों ने एक यात्री ट्रेन को रोका था। लोग डर के मारे सीटों के नीचे छिप गए। रजाकार डिब्बों में घुसे लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू किया। जब यह खबर दिल्ली पहुंची तो संसद में हंगामा मच गया। सरदार पटेल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन तब उनके हाथ बंधे हुए थे। इसके बाद भारत ने हैदराबाद के साथ एक समझौता किया कि हम हमला नहीं करेंगे, पर पटेल सही मौके का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अगर यहां आपको यह लग रहा है कि रजाकार हिंदुओं के दुश्मन थे, तो आप गलत हैं, क्योंकि हर वो इंसान के दुश्मन थे वो जो सच बोल रहा था, जो भारत की बात कर रहा था, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। हैदराबाद के एक जवान पत्रकार थे शुएब उल्ला खान। वे एक अखबार चलाते थे। शुएब सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपने अखबार में लिखा कि निजाम को समझ जाना चाहिए कि हैदराबाद की भलाई इसी बात में है कि वो भारत के साथ मिल जाए, रजाकारों की बात ना माने। कासिम रिजवी ने उन्हें धमकी दी, कहा लिखना बंद कर दो वरना तुम्हारे हाथ काट देंगे। शुएब नहीं डरे। लेकिन फिर 22 अगस्त साल 1948 की रात जब शुएब अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे तो सुनसान सड़क पर रजाकारों ने घेर लिया। एक रजाकार ने पूछा कि तुम शुएब हो, वो जो भारत की तारीफ करता है।
इससे पहले कि शोएब कुछ बोल पाते, उनका दाहिना हाथ जिससे वो लिखते थे तलवार से काट दिया गया, फिर दूसरा हाथ काटा गया और फिर गोली मार दी गई। मरते हुए शोएब ने कहा कि हाथ काट दिया है, मुझे मार दिया है, लेकिन सच के हाथ नहीं पंख होते हैं। इस हत्या ने पूरे भारत को हिला दिया था। अब बात बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। पटेल ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब कोई समझौता नहीं होगा, सिर्फ न्याय होगा। हालांकि हैदराबाद की कहानी में एक और पेश था। हैदराबाद की लड़ाई सिर्फ भारत सरकार और निजाम के बीच में नहीं थी, वहां एक तीसरा खिलाड़ी भी था जो थी कम्युनिस्ट पार्टी। तेलंगाना के गांवों में जमींदारों को बहुत जुल्म था। रजाकारों से निपटने के लिए कम्युनिस्टों ने किसानों को हथियार दे दिया था। दिन में गांव रजाकारों से डरते थे, लेकिन रात को कम्युनिस्टों का राज चलता था। उन्होंने 3000 गांवों को अपने कब्जे में लिया था। पटेल जो बहुत दूर की सोचते थे, उन्हें डर था कि अगर निजाम कमजोर पड़े और भारत ने कब्जा नहीं किया तो हैदराबाद पर कम्युनिस्ट कब्जा कर लेंगे और तब भारत के बीचों बीच एक चीन जैसा हिस्सा बन जाएगा। इसलिए पटेल के लिए यह करो या मरो वाली स्थिति थी। भारत सरकार ने इसके बाद हैदराबाद के सारे रास्ते बंद कर दिए। पेट्रोल, नमक, दवाइयां, हथियार सब रोक दिया। लेकिन रजाकारों के पास नए नए हथियार आ रहे थे। सवाल था ये कहां से आ रहे हैं? जवाब था आसमान से। ये काम कर रहा था सिडनी कार्टन नाम का एक आदमी। सिडनी कार्टन ऑस्ट्रेलिया का एक पायलट था और हथियारों का तस्कर था। निजाम ने उसे मुंहमांगी कीमत पर काम पर रखा था। कॉटन के पास बड़े बड़े प्लेन थे। वो रात के अंधेरे में पाकिस्तान से उड़ान भरता। प्लेन में हथियार और पेट्रोल भरा होता। समंदर के ऊपर से उड़ता। भारतीय वायुसेना के रडार से बचने के लिए प्लेन को पानी के एकदम सटा कर उड़ाता और फिर गोवा के रास्ते हैदराबाद में घुस जाता। रात में हैदराबाद की गुप्त हवाई पट्टियों की मशालें जलाई जाती। कॉटन का प्लेन उतरता, हथियार गिराता और बदले में निजाम का सोना लेकर यहां से वापस उड़ जाता। भारत की वायुसेना उसे पकड़ने की बहुत कोशिशें कर रही थी, लेकिन हर बार वो बादलों में छिपकर निकल जाता। इस एक आदमी ने हैदराबाद को महीनों तक हथियार सप्लाई किए। हैदराबाद में भारत के एक अधिकारी थे, के.एम. मुंशी। उनकी हालत खराब थी। वो अधिकारी कम और कैदी ज्यादा हो गए थे। निजाम ने उन्हें घर में नजरबंद रखा था। उनकी बिजली पानी की लाइनों काट दिया गया था। फोन टैप होते थे और घर के बाहर 24 घंटे रज़ाकार नंगी तलवारें लेकर पहरा देते। हालांकि मुंशी पटेल को गुप्त संदेश भेजते थे, सब्जी वालों की टोकरियों में, धोबियों के कपड़ों में और कभी कभार मिठाइयों के डब्बों में चिट्ठियां छिपाकर दिल्ली भेज जाती। मुंशी ने अपनी डायरी में लिखा था कि कल रात रज़ाकारों ने मेरे घर के गेट पर गोलियां चलाई। रिजवी ने कहा जिस दिन भारतीय सेना हमला करेगी सबसे पहले मुझे और मेरे परिवार को मारा जाएगा। लेकिन ये सब जानते हुए मुंशी डटे थे। पटेल को आखिरी संदेश भेजा कि सर फोड़ा पक चुका है, अब इंतजार मत कीजिए। फिर आई तारीख सितंबर 1948। दिल्ली में टेंशन बहुत ज्यादा थी। प्रधानमंत्री नेहरू और कुछ बड़े नेता हमले के पक्ष में नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान कश्मीर में गड़बड़ करेगा या फिर देश में दंगे हो जाएंगे। उस दौर में आर्मी जनरल चीफ बुचर, जो एक अंग्रेज थे, वो भी डरे हुए थे। उन्होंने पटेल को कहा कि सरदार, हैदराबाद के पास भारी हथियार है, हमारे टैंक फंस सकते हैं, लड़ाई लंबी खिंच सकती है, हमें रुकना चाहिए। लेकिन 12 सितंबर की दोपहर पटेल ने एक मीटिंग बुलाई। जनरल की रिपोर्ट को साइड में रख दिया। पटेल की आंखों में गुस्सा था। कहा जनरल, आप डरना मत सिखाइए। अगर आज हैदराबाद का इलाज नहीं किया तो कल भारत का नक्शा बिगड़ेगा। मैं इतिहास को क्या जवाब दूंगा? आप बस मुझे फौज दीजिए। नेहरू उस वक्त दिल्ली में नहीं थे। पटेल ने मौके का फायदा उठाया और आदेश किया कल सुबह सेना कूच करेगी। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो, क्योंकि हैदराबाद में दुनिया के सबसे ज्यादा पोलो के मैदान थे। युद्ध का पहला दिन आया 13 सितंबर 1948। सुबह 4 बजे भारतीय सेना ने मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के साथ दो तरफ से हमला किया। रजाकारों ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि वो भारतीय टैंकों खा जाएंगे, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना के बड़े टैंकों की आवाज आई, रजाकारों का सारा नशा उतर गया। हैदराबाद की सेना ने एक पुल को उड़ाने का प्लान बनाया था, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने हवलदार बचिस्तर सिंह के साथ मिलकर गोलियों के बीच दौड़कर उस पुल पर कब्जा कर लिया और बम के तार काट दिए। रजाकार जो निहत्थे लोगों को मारने में शेर थे, अब असली फौज के सामने चूहे साबित हो रहे थे। वे अपनी वर्दियों को उतार उतार कर झाड़ियों में छिप रहे थे। फिर युद्ध के दूसरे दिन 14 सितंबर भारतीय सेना 60 मील तक अंदर घुस गई। सिडनी कार्टन के हवाई अड्डों पर भारतीय वायुसेना ने बमबारी कर दी। रनवे टूट गया। अब निजाम को बचाने आसमान से कोई नहीं आने वाला था। फिर 15 सितंबर हैदराबाद सेना के प्रमुख जनरल इरदूस समझ चुके थे खेल खत्म हो गया। रिजवी पागलों की तरह रेडियो पर चिल्ला रहा था, आखिरी सांस तक लड़ो, लेकिन वह खुद भागने का रास्ता खोज रहा था। इसके बाद चौथे दिन 16 सितंबर भारतीय टैंक हैदराबाद शहर के बाहर पहुंचे। शहर में अफरा तफरी मची थी।
रिजवी जो कल तक लाल किले पर झंडा फहराने की बात कर रहा था, अब निजाम के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसने निजाम से कहा, सरकार मुझे पाकिस्तान जाने दीजिए। निजाम ने उसे धक्के मार कर निकाल दिया। 17 सितंबर साल 1948 सुबह के 10 बजे जनरल अल इरदूस अपनी कार में सफेद झंडा लगाकर भारतीय सेना के पास आए। वे मेजर जनरल चौधरी से मिले। इरदूस ने कोई ड्रामा नहीं किया, कहा, मैं अपनी सेना को हथियार डालने का आदेश दे चुका हूं। फिर एक भारी सन्नाटे के बीच इरदूस ने जनरल चौधरी से पूछा, जनरल क्या आपके पास एक सिगरेट है? जनरल चौधरी ने उसे अपनी सिगरेट दी। उस 1 घंटे में जब सरेंडर के कागज तैयार हो रहे थे, इरदूस ने टेंशन में एक के बाद एक 17 सिगरेट पी ली। धुएं के हर कश के साथ हैदराबाद की 200 साल पुरानी नवाबी खत्म हो रही थी। शाम 5 बजे निजाम रेडियो पर आए। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे लोगों, मैंने कासिम रिजवी की सरकार गिरा दी है। रज़ाकार खत्म कर दिए गए हैं। हम भारतीय सेना का शहर में स्वागत करते हैं। 18 सितंबर को मेजर जनरल चौधरी बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहां एक ऐतिहासिक नजारा था। दुनिया का सबसे अमीर आदमी निजाम अपनी पुरानी शेरवानी में रनवे पर खड़ा था। उसने आगे बढ़कर जनरल चौधरी का स्वागत किया। ये पुरानी नवाबी का अंत था। कुछ दिनों बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद पहुंचे। हवाई अड्डे पर वही निजाम जो पटेल को अपना दुश्मन मानता था, अब हाथ बांधे सिर झुकाए खड़ा था। पटेल प्लेन से उतरे। उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। कहा जाता है कि पटेल ने निजाम की तरफ देखा और भारी आवाज में पूछा, गर्मी शांत हो गई? निजाम ने जवाब दिया, माफ करें, मैं गलत लोगों के चक्कर में पड़ गया। ऑपरेशन पोलो सिर्फ 108 घंटे यानी 4.5 दिन चला। इसमें भारतीय सेना के लगभग 32 जवान शहीद हुए, जबकि दूसरी तरफ हैदराबाद के लगभग 2000 रज़ाकार और सैनिक मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस कत्लेआम की धमकी रिजवी ने दी थी वो नहीं हुआ। भारतीय सेना के अनुशासन ने शहर को बचा लिया। कासिम रिजवी को जेल हुई। बाद में वो पाकिस्तान गया, जहां गुमनामी और गरीबी में मर गया। सिडनी कॉटन भाग गया, लेकिन उसका धंधा बंद हो गया और निजाम, उनकी ताकत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। आज जब आप हैदराबाद के हाईटेक सिटी में घूमते हैं या चार मीनार के आसपास चाय पीते हैं, तो याद रखिएगा, ये शहर भारत का हिस्सा आसानी से नहीं बना। इसके लिए शोएब उल्लाह खान ने अपना खून दिया, के.एम. मुंशी ने मौत के साए में रातें गुजारी और सरदार पटेल ने दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी लोहे जैसी इच्छा शक्ति जताई। अगर वो 108 घंटे का ऑपरेशन पोलो नहीं होता तो आज हमें उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने के लिए शायद किसी और देश का वीजा लेना पड़ता। हैदराबाद का भारत में मिलना सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये भारत के एक होने की निशानी थी। ये कहानी हैदराबाद की थी। ये कहानी हिस्ट्री बुक के पहले अध्याय की थी। ऐसी और कहानियां हम आप तक लाते रहेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप न्यूज़ बुक के पेज से जुड़ जाएं, ताकि हमारा आपका रिश्ता और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा मजबूत हो। कोई कहानी आपको और सुननी हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपने क्या हैदराबाद के बारे में ये किस्सा जाना था? क्या हैदराबाद आप गए हैं? अगली बार जब ज़रूर जाइएगा तो सोचिएगा कि यहाँ पर किसी देश का वीज़ा लेकर कभी आना पड़ सकता था। नमन उनको जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से भारत को एकमुश्त किया। जय हिंद, जय भारत।